अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट शेयर करूँगा और मेरे ख्याल में अगर आप पैसिव इनकम रखना चाह रहे हैं, डज़न्ट मैटर अगर आपकी एक 9 टू 5 जॉब चल रही है या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और आप उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और आप क्रिप्टो को टाइम नहीं दे सकते हैं, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हों। लेकिन ये मेरी बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि आप अपने फाइनेंसेस को बेहतर जानते हैं। तो आप अपनी रिसर्च इस पे ज़रूर करिएगा और उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होने का फ़ैसला कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्रोजेक्ट शेयर करूँगा। उस प्रोजेक्ट के व्हाइट पेपर हम मिलकर पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं और ये टीम किस तरह से उस प्रोजेक्ट को लेकर चल रही है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इसको कैसे और कहाँ से बाय कर सकते हैं। इस नोड प्रोजेक्ट को किस तरह से आपने मैनेज करना है थ्रू आउट, मैं आपको ये भी बताऊँगा। साथ कोई इशू आ जाता है इसके अंदर, तो आपने उसके अंदर टिकट कैसे रेज़ करनी है, ये भी मैं आपको चल के इस वीडियो में आगे चल के बताऊँगा बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं आज के प्रोजेक्ट की तरफ। आज के प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट एक्स नोड्स। इसका टिकर सिंबल है PXT2 और इसकी करंट जो प्राइस है वो है 33.18 यूएस डॉलर्स। ये जो नोड प्रोजेक्ट है ये एवोलॉन्च की ब्लॉकचेन पे आपको मिल सकता है। एवोलॉन्च की ब्लॉकचेन आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी मेटामास्क में और आप वाया ट्रेडोजो इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडोजो यूज़ नहीं करना आता और आपको नहीं पता कि एवोलॉन्च की ब्लॉकचेन आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मेटामास्क में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में आप अपनी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जो प्रॉपर तरीका होगा कि किस तरह से आपने इस टोकन को बाय करना है ट्रेडोजो पर जाकर, मैं उसके लिए बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा जो कि सिर्फ उसके लिए डेडिकेट होगी। चलिए चलते हैं इसकी डिटेल्स के अंदर। जब इसकी डिटेल्स के अंदर हम जाते हैं तो क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे एवलांच की ब्लॉकचेन पे है, यहाँ पे उनकी वेबसाइट मेंशन की गई हुई है। यहाँ पे एक्सप्लोर दिया गया है, यानी कि ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं वो आप ट्रैक कैसे कर सकते हैं, या ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की जो जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी ट्रांजैक्शन आईडीज़ को लेकर हम स्नो ट्रेस पे उनको कैसे कर सकते हैं। यहाँ से आपको इनकी ट्विटर की कम्युनिटी भी मिल जाएगी और टेलीग्राम की मिल जाएगी और डिस्कॉर्ड का लिंक भी यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। टोकन की सप्लाई के बारे में अगर हम बात करें तो इस टोकन की जो टोटल सप्लाई है वो है 1 मिलियन, जो कि एक बहुत ही माइक्रो कैप है। जब भी कोई प्रोजेक्ट माइक्रो कैपिटल होता है तो उसके अंदर काफ़ी रिस्क भी होते हैं, लेकिन वो रिस्क कुछ इस तरह से होते हैं कि वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में भी बदल सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आपको हमेशा अगर आप लाइफ में चाहते हैं कि आप रिस्क लें तो उसको प्लीज़ कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। कभी भी आप ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप पानी में कूदना चाह रहे हैं और आपको स्विमिंग नहीं आती है, तो अगर आपको पता है कि उसके अंदर कोई ट्यूब है या कोई और स्विमर उसके अंदर स्विमिंग कर रहा है, तो फिर तो आप कूदें। तो इसको आप कहेंगे कि ये कैलकुलेटेड रिस्क है कि आपको स्विमिंग नहीं आती थी, आपने ये जानते हुए भी छलांग मार दी कि मुझे वो ट्यूब संभाल लेगी या वो स्विमर संभाल लेगा। तो इसको कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। लेकिन अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है और उसके बावजूद आप छलांग मार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ब्लाइंड रिस्क आप ले रहे हैं, जो कि आपको नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने फाइनेंसेस को देखिएगा और उसके बाद फिर डिसीजन लीजिएगा कि आपको इसके अंदर शामिल होना है या नहीं होना है। फर्दर इसकी डिटेल्स में जब हम जाते हैं और अगर हम इसके ग्राफ को देखें, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये दिसंबर के एंड में लॉन्च हुआ था। जब दिसंबर के एंड में लॉन्च हुआ तो ये इसका PXT1 वर्जन लॉन्च हुआ था, जो कि सिंपल DeFi एज अ सर्विस के तौर पर ये लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये दिसंबर के एंड में लॉन्च हुआ और उसके बाद ये एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बना रहा है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें एक प्राइस का हाइक आया था, यानी कि इसके अंदर इन्वेस्टर्स आना शुरू हो गए थे, उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डाउनफॉल आया है, एक तरह का डंप आया इस प्रोजेक्ट में, जो कि नेकेड आई से यही लग रहा है कि ये डंप है, लेकिन लॉजिकली अगर इसको देखा जाए तो ये डंप नहीं था। ये वो पॉइंट था जबकि PXT1 वर्जन से PXT2 वर्जन में ये प्रोजेक्ट जो है वो माइग्रेट कर रहा था। तो जब ये माइग्रेशन हो रही थी तो उस कुछ टाइम के लिए इनकी ट्रेडिंग बिल्कुल इन्होंने बंद कर दी थी, यानी कि बाइंग और सेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये एक डेडलाइन नज़र आ रही है। ये बिल्कुल भी डंप नहीं था, ये उस माइग्रेशन प्रोसेस का पार्ट था जिसकी वजह से ये स्ट्रीमलाइन यहाँ पे आई थी। और जैसे ही ये माइग्रेशन इनकी कंप्लीट हुई तो कम्युनिटी का इसके अंदर और ट्रस्ट जो है वो डेवलप हुआ और उसके अंदर और इन्वेस्टर्स ने आना शुरू कर दिया और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि ये बस चढ़ता ही जा रहा है, ये इसके अंदर इन्वेस्टर आता ही जा रहा है, इन्वेस्ट करता ही जा रहा है। और आगे चल के मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों इन्वेस्टर आ रहा है, क्यों इन्वेस्टर का इसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो गया हुआ है और ये क्या क्या कर रहे हैं, ये आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में मज़ीद बताता हूँ। अब चलते हैं इस प्रोजेक्ट के यूज़र इंटरफेस की तरफ, यानी कि इसकी वेबसाइट की तरफ। तो इनकी वेबसाइट कुछ इस तरह से है।
इन्होंने रिसेंटली अपना लोगो भी चेंज किया है, वो आगे चलकर जो वाइट पेपर है उसके अंदर मैं आपके साथ बिल्कुल गो थ्रू करूँगा कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें पहले की थी, क्या क्या उन्होंने माइग्रेशन के बाद उसके अंदर स्टेप्स लिए और आगे इनके जो रोड मैप है वो किस तरह से काम करेगा। तो यूज़र इंटरफेस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नोट्स की टैब आपको नज़र आ रही है, विजन की, वाइट पेपर की, और आपने इसको बाय कहाँ से करना है ये स्ट्रेट अवे आपको बाइंग एक्सचेंज पर ले जाएगा। और इसके बाद स्टोर है, OTC और ट्विटर और डिस्कॉर्ड का लिंक है जो कि मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। ये एक नोड प्रोजेक्ट है और एक पैसिव इनकम का, जैसे मैंने पहले बताया, ये प्रोजेक्ट है। अगर आप एक नोड क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको बनाने के लिए आपको 10 PXT टोकन्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, यानी कि 10 PXT टोकन्स आपके वॉलेट के अंदर होने चाहिए, तो फिर आप एक नोड क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर इसकी करंट प्राइस को हम देखें जो कि $32 है और उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये $320 बनते हैं, यानी कि $320 आज की डेट और इस टाइम पे अगर आप स्पेंड करते हैं इसके करंट प्राइस पे तो आप एक नोड क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास वो नोड आ जाएगी। अब वो नोड डेली की बेसिस पे आपको रिवॉर्ड्स देगी जो कि 0.17 PXT टोकन्स होंगे, और अगर हम 0.17 PXT टोकन्स को मल्टीप्लाई करें मंथ के लिहाज से तो 5.1 टोकन्स आपको पर मंथ ये नोड जो है वो क्रिएट करके देगी। और इसको अगर करंट प्राइस से अगर हम फिर मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हर महीने के $163 जो हैं वो बन जाते हैं आपकी जो पैसिव इनकम है। तो इसका ये मतलब है कि अगर 320 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 162 पे, मेरे पास 1.97 इसका ROI टाइम आ जाता है, यानी कि लगभग 2 माह बनते हैं अगर यही प्राइस रहती है। अगर गिरती है तो ये ज़्यादा हो जाएगी ROI, अगर कम होती है तो आपकी ROI जल्दी रिकवर हो जाएगी। क्लेम टैक्स इसके अंदर 0% है। क्लेम टैक्स का मतलब ये होता है कि डेली की बेसिस पर जो आपके रिवॉर्ड्स इसके अंदर एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, उन रिवॉर्ड्स को सेल करना चाहते हैं तो उन रिवॉर्ड्स को सेल करने के लिए आपको इनकी जो यूज़र इंटरफेस है, इनकी जो वेबसाइट है, वहाँ से आपको मेटामास्क में लेके जाना होता है। तो यहाँ पे एक क्लेम का बटन आता है, तो जब आप क्लेम पे क्लिक करते हैं तो वो जो टोकन्स जो आपके जनरेट हुए होते हैं, जितने भी हुए होते हैं, वो आपके मेटामास्क वॉलेट के अंदर चले जाते हैं। तो उसको क्लेम टैक्स कहा जाता है। तो इनका क्लेम टैक्स अभी 0 है, लेकिन इनका सेल टैक्स जो है वो 18% है। टोकन को फिर बेचना चाहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ USDT बेचना चाहेंगे, तो तब जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा वो 18% होगा। उसके लिए आपने स्लिपेज टॉलरेंस इसकी ट्रेड जो रखनी है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको इसको बाइंग का सारा प्रोसेस समझाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसको बाय कैसे करना है, इसको सेल कैसे करना है, कितनी स्लिपेज टॉलरेंस होनी चाहिए इस टैक्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। अब अगर फर्दर हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं तो इसकी टीम के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनकी जो टीम है वो हाफ डॉक्स्ड है, यानी कि इनकी आधी टीम जो है वो सामने है और जो आधी टीम है वो भी अनडॉक्स है। जो टीम डॉक्स है उसके अंदर इनके पास इनके जो CEO हैं वो इनके डॉक्स हैं वो सामने आए हुए हैं। टेक लीड और लीड डेवलपर और कोड डेवलपर जो हैं ये हमारे पास सामने आए हुए हैं। लेकिन जो इनका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि ये KYC अप्रूव्ड हैं एश्योरेंस से, यानी कि एश्योरेंस जो है वो क्रिप्टो की दुनिया में एक ऑडिट कंपनी आप कह सकते हैं कि जो कि इंडिविजुअल्स का जो कि ओनर्स होते हैं किसी प्रोजेक्ट्स के उनकी वो स्क्रूटनी करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स KYC के तौर पर वो अपने पास लेते हैं, उनका पासपोर्ट, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस एक्सेट्रा। तो वो फिर उनकी बेसिस पर उनको KYC कर देते हैं, उनकी वेरिफिकेशन कर देते हैं। चलते हैं इसके वाइट पेपर की तरफ और एंड में फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इसके अंदर पोर्टफोलियो क्या है, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैंने कब से इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और किस तरह से मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं वाइट पेपर की तरफ। जी, तो जब हम इनके वाइट पेपर पर आते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने डिटेल के साथ मेंशन किया हुआ है कि ये लॉन्च किस तरह से हुए थे और फिर इन्होंने माइग्रेशन किस तरह से की और किस प्रोटोकॉल पे की। तो इन्होंने यहाँ पे यही बताया हुआ है कि ये DeFi एज अ सर्विस लॉन्च हुए थे दिसंबर के एंड पे, यानी कि 27 दिसंबर को, और वो एज अ PXT1 वर्जन इन्होंने लॉन्च किया था। उस टाइम पे इनका यही प्लान था कि इसको एज अ सर्विस ही DeFi एज अ सर्विस ही रखा जाए, नोट की तरफ ना जाया जाए। लेकिन फिर प्रोजेक्ट को सस्टेन करने के लिए और कुछ डिफरेंट ऐसे और प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे इन्होंने कह लें कि सबक हासिल किया
कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को सस्टेन किया हुआ है अप एंड डाउन मार्केट के अंदर। तो फिर इन्होंने ये सोचा था कि हम इसका PXE2 वर्जन लेके आएंगे और इसके अंदर हम एडिशन कर देंगे नोड एज अ सर्विस की, तो ताकि ये एंड पॉइंट्स एवालांच की जो ब्लॉकचेन है उसको हासिल कर सकें। तो यहाँ पे फेज़ 2 में इन्होंने यही मेंशन किया हुआ है कि इन्होंने जल्दी इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर लिया कि इन्हें अपने प्रोजेक्ट को सस्टेन करने के लिए PXE2 वर्जन ही के नोड एज अ सर्विस की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इनके पास काफ़ी हद तक सक्सेसफुल एग्जांपल्स थी जिनको ये लेकर चलना चाह रहे थे। तो इसलिए इन्होंने नोड एज अ सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन को विद RPC एंड पॉइंट्स ऑन ईच नोड जो है वो मुतारिफ करवाना शुरू कर दिया था, और इसके अलावा वैलिडेटर की इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस भी इन्होंने अपने उस वर्जन में स्टार्ट कर दिया था। वाइट पेपर में जब हम यहाँ पे इस डिटेल में आते हैं कि इनका रोड अहेड क्या है, इनके क्या प्लान्स हैं और ये किस तरह से उनको लेकर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न आता है। वो टर्न ये है कि इन्होंने जैसा से बताया हुआ है कि ये एवलॉन्च की फुल नोड्स लेना चाह रहे हैं विद यूनिक RPC एंड पॉइंट्स, यानी कि उनको ये परचेज करना चाह रहे हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर इनके प्रोजेक्ट के अंदर कर रहा है ये आगे उससे री इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वाइट पेपर में इनका जो सबसे फन पार्ट है वो स्टार्ट होता है, जो कि इनका है नेक्स्ट रोड मैप। तो रोड मैप में जब हम देखते हैं तो इन्होंने डिफरेंट क्वार्टर्स को इस साल के मेंशन किया हुआ है कि Q1 के इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं, Q2 के और Q3 के। इसकी डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो एक क्विक डिटेल का थोड़ा सा रनअप हम लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि Q1 जो कि मार्च के एंड तक Q1 बन जाता है, उसके अंदर इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और कौन कौन से ये ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी ये मीट कर चुके हैं और कौन से अभी करने बाकी हैं। तो इसी में अगर हम देखें तो V2 कॉन्ट्रैक्ट टोकन रिलीज, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कर चुके हैं और ये कंप्लीट हो चुका है। इनिशियल ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। एश्योरेंस से KYC वो भी कंप्लीट हो चुकी है। CoinGecko CMC में इनकी लिस्टिंग्स और डन। इसके अलावा OTC सर्विस जो है ये भी मुतारिफ करवा चुके हैं। OTC सर्विस जो कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग है DeFi एक्सचेंजेस के अंदर, मैं इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ और ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि ये OTC सर्विस होती क्या है। इसके अलावा मल्टी कनेक्ट वॉलेट चैरिटी ये काम कर रहे हैं और उसके बाद ये देखेंगे कि उसको किस तरह से लेकर इन्होंने चलना है। और एवलॉन्च की जो वैलिडेटर नोड है उसको ये ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं। इनका जो पीछे चीज़ें रहती हैं उसमें डैशबोर्ड रहता है, यानी कि जो इसमें यूज़र इंटरफेस को इन्होंने ठीक ठाक करना है वो। डॉक्सिंग, यानी कि जो 2 मेंबर्स इनके अभी अनडॉक्स हैं उनकी डॉक्सिंग। इसके अलावा यूनियन ऑफ ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है क्रिप्टो की दुनिया में, जिसके पायोनियर एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है और वो मैं उसके लिए एक सेपरेट प्रोसेस है। यानी कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी के लिए, स्क्रूटनी के लिए गवर्नमेंट्स होती हैं, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी अभी तक गवर्नमेंट्स नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो एक नेक्स्ट फेज़ में चली जाती है, वो वेब 3.0 पे माइग्रेटेड हुई हैं। तो वेब 3.0 के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है उस देखते हुए कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि ये इनिशिएटिव ले रही हैं कि वो ये देखें कि कौन कौन से प्रोजेक्ट स्कैम्स हैं, कौन से लेजिटिमेट हैं। तो यूनियन ऑफ ट्रांसपेरेंसी उस एंड से बहुत ज़बरदस्त है। मुझे मौका मिला तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए ये वो जो यूनियन ऑफ ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है DeFi एक्सचेंजेस के लिहाज से, कि वो किस तरह से स्क्रूटनी करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा काउंटर इवॉल्व जो ओवर द काउंटर डेस्क है ये भी इनका नेक्स्ट गोल में शामिल है, जो कि इन्होंने भी करना है। Q2 के अंदर जाएं तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, जिसके अंदर गेमिफिकेशन, जिसके अंदर प्ले टू अर्न गेम का कोई कॉन्सेप्ट होगा जो कि ये करेंगे, और NFT की इंटीग्रेशन ये करना चाहेंगे उसके अंदर। इसके अलावा इनका जो है लॉन्च पैड और आउटसाइड ट्रेडिफाई रेवेन्यू सोर्सेज ये एक्सप्लोर करेंगे कि और ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन ये भी काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे अपने सारे प्रोसेस को एक मोबाइल ऐप के थ्रू, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर तो छाए हुए हैं एक तरह से, तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर कैसे आना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तो सेंट्रलाइज सिस्टम ही सब कुछ चल रहा है। तो उसके अंदर जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगी। और वेबसाइट डिज़ाइन वही जैसे कि यूज़र इंटरफेस उन्होंने करना होगा, और अलावा जो नोड को ट्रांसफ़र करने का सीन होगा वो आगे चलकर होगा। यानी कि अभी ऐसा है कि अगर आपके पास नोड है तो आप उसको अभी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इनका प्लान ये है कि नोड्स के NFTs बनाए जाएंगे, फिर वो NFT आप बेचना चाहें आप बेच सकते हैं। आपका एक वॉलेट अगर कंप्रोमाइज़ हो गया तो आपने दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है, तो अभी नोड्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकती हैं। जो पैसा आपने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया वो उड़ गया, उसका नोड बन गया हुआ है, तो अभी आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में जाकर जो कि इन्होंने कहा है कि नोड को ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस लेके आएंगे,
और ये मैं इतना जानता हूँ कि ये इन द फॉर्म ऑफ NFT लेके आएंगे। अगर आपके पास एक नोड है तो आपको एक NFT दे दिया जाएगा, फिर उस एक NFT को आप ट्रांसफ़र कर सकेंगे या किसी को बेच सकेंगे, जो आप करना चाहें उससे कर सकते हैं। Q3 में जब हम इनके साथ जाते हैं तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब सभी जो क्वार्टर्स में से सबसे जो इंटरेस्टिंग मेरे लिए जो कॉन्सेप्ट इनका रहा है वो ये है कि ये अपनी ब्लॉकचेन बनाना चाह रहे हैं एवलांच के सबनेट्स पर। क्योंकि अभी ये हो रहा है कि एवलांच की ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा बिजी और कंजस्टेड होती जा रही है, क्योंकि इथेरियम की ब्लॉकचेन आपको पता है कि अब बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी गैस फीस बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन का जो टाइम है वो भी बहुत लग रहा है और उसके अंदर पे भी बहुत करना पड़ रहा है। तो काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, जो DeFi प्रोजेक्ट्स हैं, नैस प्रोजेक्ट्स हैं, वो एवलांच की जो ब्लॉकचेन है उसको एक्वायर कर रहे हैं, इसके ऊपर बिल्टअप हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ भी ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है, क्योंकि इसकी फ़ीस कम है तो लोग ट्रांजेक्शन जो हैं वो इन एंड आउट कर रहे होते हैं, तो वो ट्रैफिक हर वक्त चल रही होती है। तो ये चाह रहे हैं कि ये अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करें जो कि एवलांच की जो मेन कोर ब्लॉकचेन है उसके सबनेट्स के ऊपर हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होगी। इससे फिर ये होगा कि ये एवलांच की जो ट्रैफिक है उसको बाईपास कर देंगे और ये अपनी वैलिडेटेड नोड्स को रन करेंगे, जिससे ये होगा कि ट्रांजैक्शंस बहुत ईजी हो जाएंगी, गैस फी भी उसमें कम ही होगी। वैसे एवलांच की भी कम ही है, लेकिन जब नेटवर्क कंजस्टेड होता है तो आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पेंडिंग में चली जाती हैं, तो वहाँ पे जो इशू आता है उसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने ये कहा हुआ है कि हम अपनी ब्लॉकचेन भी उनके सबनेट पर लेके आएंगे। कोर जो स्ट्रक्चर होगा, जो कोर प्लेटफॉर्म होगा, वो एवलांच का ही रहेगा। ये उसके सबनेट्स पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंगेजमेंट। इसका ये मतलब है कि ये घेरना शुरू करेंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को। फॉर एग्जांपल टेस्ला है, वो जैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है, उन्होंने डोज कॉइन में इन्वेस्ट किया था। इसी तरह जो आर्क इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उन्होंने भी बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। इनको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कि जब कोई इंस्टीट्यूशन घुस जाए किसी प्रोजेक्ट में तो उसको तो उसकी तरफ इनका ये इशारा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। नेक्स्ट अब अगर हम इसकी जाएँ तो सस्टेनेबिलिटी के लिए उन्होंने डिफरेंट चीज़ें बताई हुई कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको किस तरह से लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। तो जो ओवर द काउंटर सर्विस जो मैं पहले आपको बता रहा था, ओवर द काउंटर सर्विस अमेजिंग फीचर है। ये सर्विस ये होती है कि अगर आपके पास एक हैंडसम अमाउंट में टोकन्स हैं तो आप बजाय ये कि आप एक्सचेंज पर जाएँ, इनके ट्रेडर जो पे जाएँ या बॉक्ट पे जाएँ, वहाँ जाके आप इसको सेल करें, उससे क्या होगा कि जब आप वहाँ पे सेल करेंगे, USDT बनाएंगे या कोई भी टोकन बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट के ऊपर सेल प्रेशर आएगा, क्योंकि वो ओपन मार्केट है, तो उससे प्राइस थोड़ी सी नीचे चली जाएगी। तो ये अपने जो वेल्स कह लें इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं, चाहे वो बाइंग एंड पे हैं या सेलिंग एंड पे हैं, उनको एक ओवर द काउंटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेट से मैं एक वेल हूँ इस प्रोजेक्ट की और मैं अपने टोकन्स को बेचना चाह रहा हूँ, तो बजाय ये, क्योंकि और मैं इस प्रोजेक्ट के साथ लॉयल हूँ, तो बजाय ये कि मैं ट्रेडर जो पे जाऊँ, मैं इनके साथ एक इनके सपोर्ट डेस्क पे टिकट रेज करूँगा कि मैं ये टोकन्स को बेचना चाह रहा हूँ वाया आपके थ्रू, और इनके पास डाटा होगा बायर्स का जो ख़रीदना चाह रहे होंगे। तो फिर मैं ये टोकन्स टीम के वॉलेट के अंदर सेंड करूँगा और फिर टीम जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो USDTs होंगे, जो प्राइस होगी, वो मुझे पे कर देगी, और जो दूसरी तरफ बायर होगा उससे भी टीम खुद ही बात करेगी। यानी कि ऐसा नहीं है, इसमें स्कैम नहीं है कि आपने किसी रैंडम बंदे से या किसी बंदी से बात कर रहे हैं और उसको सेंड कर रहे हैं। इसके अंदर टीम फुली इन्वॉल्व है और ये पूरा एक प्रोसेस होता है, ये टिकटिंग प्रोसेस है। मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि मैंने टिकट रेज की, उन्होंने फ़ौरन मुझे रिप्लाई किया कि हाँ आप क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से करना चाह रहे हैं। मैंने बताया कि मेरे पास इतने टोकन से मैं उनको सेल आउट करना चाह रहा हूँ, मैं ओपन मार्केट पे नहीं जाना चाह रहा, ताकि प्राइस, मैं नहीं चाहता कि उसमें एक्शन आए, मेरे मतलब कतरा कतरा दया बनता है। तो फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने बायर अरेंज करके मुझे दिया, और ये विद इन फ्यू आवर्स हुआ, मतलब बल्कि फ्यू आवर्स नहीं, फ्यू मिनट्स हुआ, विद इन आवर हुआ। तो उसमें बाय दूसरे एंड पे था, तो मैंने कंपनी जो प्रोजेक्ट है उनकी टीम का जो वॉलेट है जो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था, मैंने उसमें सेंड की और उन्होंने उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो मुझे USDTs सेंड कर दिए। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इनका। लीजिए वीडियो के एंड पे मैं अपना पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। करंटली मेरे पास इनकी 17 नोड्स हैं और पर वॉलेट आप 100 नोड्स रख सकते हैं। तो इस टाइम मेरे पास इनकी 17 नोड्स हैं और ईच नोड जो है वो 0.17 डेली का रिवॉर्ड मुझे देती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अभी मेरे एक्यूमुलेटेड हैं वो 22 PXT टोकन्स इस टाइम पड़े हुए हैं। अब
इसके अंदर जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि इन टोकन्स को मैं बिल्कुल भी कैश आउट नहीं करवा रहा हूँ। इनको मैं एक्यूमुलेट करता जा रहा हूँ और इनको कह लें कि री इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ इसी प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे 22 का मतलब ये है कि मैं 2 नोड्स इसमें से बना सकता हूँ 10 ईच टोकन्स की, तो मेरे पास फिर 19 नोड्स हो जाएंगी। तो इस तरह से मैं लेकर जा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईच नोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो RPC एंड पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, इसकी नोड्स हैं। तो जब आप इस लिंक पर जाते हैं और एवलांच की ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पे जाते हैं, उनकी ट्रांजैक्शन आईडीज़ में जाते हैं, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि RPC एंड पॉइंट्स इन्होंने कॉन्फ़िगर कर लिए हुए हैं, मतलब कर रहे नहीं, कर चुके हैं, ये उसमें आ चुके हुए हैं, ये रेडी हुई हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से जनरेशन होती है और इस तरह से आपके टोकन जो हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। तो आप उनको किस तरह से फिर यूज़ कर सकते हैं, फिर आपकी स्ट्रेटजी है। मैंने अपनी स्ट्रेटजी आपसे शेयर की कि आप मतलब मैं इनको एक्यूमुलेट करता हूँ और फिर दोबारा री इन्वेस्ट कर देता हूँ इसकी नोट के अंदर। इसकी प्राइस के पोटेंशियल के बारे में बात करें तो देखिए ये बहुत लो कैप प्रोजेक्ट है, लेकिन लो कैप प्रोजेक्ट में फिर से कहूँगा कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। उसके अंदर आपका जो अनसर्टेनिटी फैक्टर है और जो फियर फैक्टर है बहुत ज़्यादा होता है, बट एट द सेम टाइम अल्लाह करे कि कोई ऐसा सच इशू ना हो तो आप मतलब नेक्स्ट लेवल पर भी जा सकते हैं, उसमें कोई तो ये जुआ नहीं है। मतलब आप एक प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने आपके साथ सारा शेयर किया है कि किस तरह से आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट को, उसकी डिटेल में कैसे जा सकते हैं, उस टीम के बारे में आपने कहाँ से पता करना है, आप किस तरह से उसमें रिसर्च कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको सब कुछ बताया। तो 17 नोड्स इस टाइम मेरे पास हैं। तो अगर हम इसकी एक कैलकुलेशंस अगर करें तो 17 नोड्स अगर हैं सॉरी, और ये पर डे जो रिवॉर्ड हमें दे रही हैं वो इतने हैं। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 30 के साथ, तो 86.7 टोकन्स पर मंथ ये मेरे जनरेट कर रहे हैं। मेरे पास 2 हल हैं कि 86 में यूटिलाइज़ करके 8 नोड्स बना लूँ या फिर मैं इसको कैश आउट करवा लूँ, जो कि पर मंथ इतना बनता है $2,774 पर मंथ। तो ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है पैसिव इनकम के लिए, अगर आप करना चाह रहे हैं, एक साइड हैसल है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो चलें आज के इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स की खिदमत करना मत भूलिएगा, उनसे बहुत प्यार करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।